तो हम बात कर रहे थे मेंस की, ठीक है। मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम जनरल सीरीज पेपर 4 से स्टार्ट कर रहे थे भाई। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन बी के अंदर, उसको पूरा पूरा इसका आंसर्स देखे भाई हमने। अब हम बात करेंगे 2021 की कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहले सेक्शन ए की बात करेंगे जहाँ पे 6 क्वेश्चन आए थे, सेक्शन बी से भी 6 क्वेश्चन आए थे। अगर हम वेटेज बात करें 2013 से लेकर 2022 तक, है ना, तो हमारे पास सेक्शन ए से 53% क्वेश्चन आए हैं, सेक्शन बी से 46.2% क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सो मेंस के आंसर की बात कर रहे हैं यार, मेंस की पीवाईक्यूज की। सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से 2021 के सेक्शन ए में जो आया था। सो स्टार्ट कर रहे हैं भाई जीएस पेपर 1 के मेंस, जीएस पेपर 4 के मेंस आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट्स ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। सिविल सर्वेंट के परफॉर्मेंस ऑफ किस किस 5 एथिकल ट्रेट्स पे आप क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, ये हमको बताना है। एंड जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स, आपने क्यों इंक्लूड किया है मैट्रिक्स में, वो आपको बताना है, मतलब एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस करेंगे बाय गिविंग अबाउट द क्रूशियलिटी ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब गवर्नमेंट अच्छे से काम तभी करेगा जब पब्लिक सर्विस में जो पब्लिक सर्वेंट होंगे उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। कि बॉडी के अंदर किसकी बात करेंगे यार, बॉडी में हम बात करेंगे 5 एथिकल ट्रेड्स की। इसको एग्जांपल्स के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे। एंड कंक्लूजन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट जो है ना उसके साथ इसको कंक्लूड करेंगे। या फिर से बोल सकते हैं क्रक्स को बताएंगे। सो आंसर में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, मेंशनिंग अबाउट दैट जो परफॉर्मेंस है सिविल सर्वेंट का इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, है ना। एंड ethical trait provide valuable insight into the conduct and integrity of civil servants, ऐसे बोल सकते हैं। the performance of civil servant is crucial for the effective functioning of government institution and the delivery of public service। ओके। एंड एथिकल ट्रेड्स जो थे वो एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं into the conduct and integrity of civil servants। ethical trade provide valuable insight into the conduct and integrity of civil servants। now हमको 5 ethical traits की बात करें that can be used to evaluate the performance of a civil servant।
नहीं, ये भी लिख सकते हो 5 वैल्यूएबल ट्रेड्स और 5 एथिकल ट्रेड्स जो कि जरूरी हैं वो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखते जाओ क्योंकि इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट ऑनेस्टली, फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली इवन इन द फेस ऑफ प्रेशर। के एग्जाम्पल के तौर पे टीएन सेशन, फॉर्मर चीफ इलेक्शन देखो इस प्रकार के हमारे पास इंटीग्रिटी जरूरी है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रिटी क्या होता है, ठीक है, सीधा एग्जाम्पल दे दीजिए यार, बिकॉज एग्जाम्पल छोटा भी लिखना ना 150 वर्ड का। एग्जाम्पल में टीएन सेशन फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज tenure he introduced several reforms to ensure free and fair election। इंटीग्रिटी की कैरेक्टरिस्टिक है भाई अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? इट इज द विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन एंड डिसीजन, ना जवाबदेही, एंड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय अदर फॉर देयर इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल in 2018 IAS ऑफिसर रोहिणी सिंधुरी देसाई और देसरी took a tough stand against illegal mining in Karnataka। Despite facing political pressure, it turns a blind eye। Despite facing political pressure to turn a blind eye। ये अकाउंटेबिलिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। ऑब्जेक्टिविटी की बात कर सकते हैं, एक ऐसा एथिकल ट्रेट है ये। एंड ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस, ठीक है। पर्सनल बायस या फिर पर्सनल इमोशन को छोड़ते हुए जो फैक्ट है और एविडेंस है उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लेना इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल रघुराम राजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। former governor of the Reserve Bank of India is known for his data-driven approach to policy making। ऑब्जेक्टिविटी के बाद रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी।
है ना। ये एक ऐसा एबिलिटी है भाई, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जिसे अप्रिशिएट करें, रिकॉग्नाइज करें जो डिफरेंसेस हैं हर इंडिविजुअल में, हर ग्रुप में, है ना। डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी डिग्निटी और रेस्पेक्ट को मेंटेन रखना इज कॉल्ड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हम आर सुब्रमण्यम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे आंध्र प्रदेश के। उन्होंने डाइवर्सिटी को प्रमोट करने की बात की थी, इंक्लूजन की बात की थी। आर सुब्रमण्यम, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश is known for his work in promoting diversity and inclusion। ओके, लास्ट में हम बात कर सकते हैं, हमने किसी की एथिकल रेट की बात की, हमने इंटीग्रिटी की बात की, हमने अकाउंटेबिलिटी की बात की, हमने ऑब्जेक्टिविटी की बात की, हमने रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी की बात की। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, है ना। जो कम्युनिकेशन है ना, और जो नॉर्मल वैल्यूज होते हैं सिविल सर्विसेज के, उसको अपहोल्ड करना इज कॉल्ड एज प्रोफेशनलिज्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास के विजय राघवन का एग्जांपल दे सकते हैं। ये सब फेमस फेमस एग्जांपल हैं यार, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भाई हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज है उसको देखते हुए, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया। सो के विजय राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट ऑफ India has played a key role in shaping India's science and technology policies and worked to promote innovation and research across country। कंक्लूजन में हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट सिविल सर्वेंट हु पोसेस दिस ट्रेट्स आर मोस्ट लाइकली टू अर्न द रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक, एंड जिससे वो इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं टुवर्ड पब्लिक इंटरेस्ट। सो ऐसे लिख सकते हैं कि दैट सिविल सर्वेंट्स पोसेस these traits are more likely to earn the respect and confidence of the public and to be effective in their roles as stewards of the public interest। ओके, तो ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट्स ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, जस्टिफाई द इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स। हमने जस्टिफाई किया, इंट्रोडक्शन को छोटा कर सकते हो, कंक्लूजन छोटा कर सकते हो, है ना, एग्जांपल्स को छोटा छोटा कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो। बट हाँ, ये हमारे पास सही आंसर लिखने का तरीका होता है, ऐसी चीज़ें खत्म नहीं होती। बिकॉज आप पढ़ के यार आप आंसर नहीं लिख पाए तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी में कुछ काम नहीं आने वाला, आंसर से काम आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किए 5 एथिकल ट्रेट्स को on which one can question था identify 5 ethical traits on which one can plot the performance of a civil servant and justify their inclusion in the matrix।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज दैट आर नीडेड। 10 एसेंशियल वैल्यूज की बात करनी है दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट एंड डिस्क्राइब द वेज एंड मीन्स टू प्रिवेंट अनएथिकल बिहेवियर इन पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, हमारे पास अनएथिकल वैल्यूज की बात करनी है जो कि पब्लिक इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट के अंदर बहुत जरूरी होती है, एंड किस प्रकार से वेज एंड मीन्स की बात करनी है जिसमें हम अनएथिकल बिहेवियर्स को बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें। सो इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाई राइटिंग अबाउट पब्लिक सर्विस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस। बॉडी के अंदर हमको क्या बताना है, वही 10 एसेंशियल वैल्यूज की बात करनी है। ना, दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। इसके साथ एग्जांपल्स देने हैं भाई। फिर कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूड करेंगे विद अ वे फॉरवर्ड। ओके, सो इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेंशनिंग दैट पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, they hold a critical role in serving the interest of public, promoting common good and upholding the principles of governance or good governance. Holds a critical role in serving the interest of the public, promoting the common good and upholding the principles of good governance. के अगर हम एसेंशियल वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विस की बात करें तो क्रक्स में बात करेंगे यार। ठीक है, इसको इसका एलोबरेट कर सकते हैं। सो एसेंशियल वैल्यूज फॉर पब्लिक सर्वेंट से अगर हम बात करें, सो इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट फॉर diversity, objectivity, accountability, honesty, loyalty to constitution, dedication to public service, professionalism and commitment to ethical behavior. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9, तो ये हमारे पास एसेंशियल वैल्यूज हैं यार, है ना, पब्लिक सर्विस के अंदर। ओके, नाउ हम इसको इलाबोरेट कर सकते हैं एग्जांपल्स के साथ। फॉर एग्जांपल जो पहला है इंटीग्रिटी, हमने बताया भाई इंटीग्रिटी इज टू एबिलिटी टू मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स। इसको नहीं लिखना होता, बट हाँ इसको लिख रहा हूँ बिकॉज कभी कभी ये काम आ जाता है इसका मतलब बेसिक। ठीक है, तो इसको एग्जाम में सीधा एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ना, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सो दी एबिलिटी टू, बिकॉज एग्जामिनर्स को पता है इंटीग्रिटी होता है क्या है, सीधा एग्जाम्पल्स आप इसको सब्सटेंशिएट कर सकते हो। सो दी एबिलिटी टू मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स, बट बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैं इसको बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज इंटीग्रिटी, द एबिलिटी टू मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स कॉल्ड इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं IAS ऑफिसर्स,
कौन से आईएएस ऑफिसर की बात एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं, लाइक अशोक खेमका, who refused to bow to political pressure and transferred several times for his integrity। ओके, पहला था इंटीग्रिटी, दूसरा है हमारे पास ऑनेस्टी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे ना, जिनको जाना जाता है तुकाराम मुंडे फॉर हिज ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज। आप सब चीज़ में एग्जाम्पल है जैसे, बिकॉज 10 पॉइंट आपको लिखना है तो ठीक है, कुछ चीज़ों में यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाएंगे यार, कुछ में एग्जांपल्स देंगे, कुछ में एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाएंगे। लाइक ऑब्जेक्टिविटी, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? द एबिलिटी टू मेक डिसीजन है ना, बेस्ड ऑन एविडेंस एंड फैक्ट रादर देन पर्सनल बायसेस एंड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, which operate independently to ensure free and fair election। के तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं यार, एग्जांपल्स दे देते थक जाएंगे। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी की बात करें अगर हम, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसका एग्जांपल है यार। ओके, अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की, बात करें, सॉरी अकाउंटेबिलिटी की एग्जांपल्स में हम यहाँ पे लिख सकते हैं अबाउट दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, एंड ट्रांसपेरेंसी के अंदर हम बात कर सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। ओके, एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी में मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में यार, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के अंदर हमने सिंधुरी देसारी की बात की थी, रोहिणी सिंधुरी देसारी की बात की थी, आंध्र प्रदेश की है ना, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे फेस्टिवल के जो कल्चर है उसको ऑर्गेनाइज करने के, प्रमोट करने की बात करती थी ये मैम जो थी। एग्जाम्पल आईएएस ऑफिसर रोहिणी सुंदरी देसारी, who organize a cultural festival to promote diversity to public service। और क्या है भाई, लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमने लिखा है कि नहीं इसके अंदर? हाँ लिखा है भाई। जिसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का, जो कि अपने लॉयल्टी एंड कमिटमेंट के लिए जाना जाता था जब वो प्रेसिडेंट थे।
8 हमारे पास डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। एग्जाम्पल दे सकते हैं अबाउट ऑफ IAS ऑफिसर के विजेंद्रा पंदियन, जो कि वर्क करते हैं टायरलेसली टू इम्प्रूव द पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। नाउ लास्ट में हम बात कर सकते हैं अबाउट एक प्रोफेशनलिज्म छूट गया ना, कमिटमेंट टू एथिकल बिहेवियर, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ट्रांसपेरेंसी। देन एथिकल बिहेवियर्स हैं भाई। प्रोफेशनलिज्म में हम बात कर सकते हैं अबाउट दी IPS ऑफिसर किरण बेदी की। ना नाउ लास्ट में जो 10th नंबर कमिट एथिकल बिहेवियर, दैट इज कमिटमेंट टू व्हाट एथिकल बिहेवियर, हाँ बस एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करनी है ना, एसेंशियल वैल्यूज़ की बात करनी है पब्लिक सर्वेंट में। तो जो लास्ट नंबर का एसेंशियल सर्विस है 10th नंबर का, वो क्या हो सकता है भाई, कमिटमेंट टू दी एथिकल बिहेवियर एंड प्रिंसिपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल IAS ऑफिसर प्रदीप सिंह का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिन्होंने पर फर्स्ट रैंक है ना स्कोर किया था UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में, एंड ही इज क्रेडिटेड हिज सक्सेस टू कमिटमेंट टू एथिकल बिहेवियर एंड प्रिंसिपल्स। He credited his success to his commitment to ethical behavior and principles। नाउ ये सब चीज़ में देखो हमने बहुत सारा लिख दिया भाई, तो यहाँ पे आप थोड़ा लिख सकते हो, थोड़ा एग्जांपल देके आगे बढ़ सकते हो, है ना। हमको अगर नाम भी लिख दिए, जैसे एग्जाम में अभी इतना सारा नहीं लिखना है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 150 वर्ड लिखना है, तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट बना दो और बेसिक बेसिक कुछ कुछ का एग्जाम्पल दे दो और फिर डिस्क्राइब करके चल जाएगा, ठीक है। सो ये सब लिख सकते हैं, बट मैं इसको 150 के हिसाब से नहीं 250 के हिसाब से बना रहा हूँ। उस क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है, हाउ कैन वी प्रिवेंट अनएथिकल बिहेवियर इन पब्लिक सर्वेंट्स, वो भी बता देते हैं, बिकॉज वी हैव टू रेडी फॉर दी, है ना। हम यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखने के लिए, थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा याद करने के लिए, थोड़ा आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए भी पढ़ रहे हैं, कुछ के लिए भी लिख रहे हैं यार, ठीक है। ओके, सो टू प्रिवेंट अनएथिकल बिहेवियर इन पब्लिक सर्विस, सम means and ways and means are to prevent unethical behavior in public servants, ways and
और पहला तो क्या है हमारे पास, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है यार, किसका, सिविल सर्वेंट्स का, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, है ना। एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिसमें ट्रेनिंग की बात करता है पब्लिक सर्वेंट्स की, ठीक है। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट के एक्ट्स हैं भाई, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करके। सो ट्रेनिंग हो गया भाई, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, है ना, सच एज मैंडेटरी ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी फॉर ऑल आईएएस ऑफिसर्स। बहुत सारे सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस किए थे, बहुत सारे यहाँ पर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं जिसमें हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ाया जाता है यार, है ना। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास जो सेंट्रल सिविल सर्विस कोड है 1964 का, इट आउटलाइन एथिकल बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ एन पब्लिक सर्वेंट। ओके, और क्या है हमारे पास, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है ना, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट हमारे पास क्या है भाई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है दैट मॉनिटर एंड एनफोर्स एथिकल बिहेवियर इन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक सर्वेंट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि मॉनिटर करते हैं, एनफोर्स करता है एथिकल बिहेवियर, बट इतना नहीं लिखना होता है, ज़्यादा लिखने से क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी कम हो जाएगा। सो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी है भाई हमारे पास, लाइक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। जो कि प्रोवाइड करता है कि कोई भी अगर विसिल ब्लोअर रिपोर्ट कर रहा है करप्शन या फिर माल प्रैक्टिस को, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को कैसे हमारे यहाँ पे इंश्योर करते हैं भाई, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं मेंशनिंग दैट टू प्रिवेंट अनएथिकल बिहेवियर इन पब्लिक सर्वेंट देयर इज अ नीड टू प्रमोट कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। कंक्लूड कर रहे हैं भाई, टू प्रिवेंट अनएथिकल बिहेवियर इन पब्लिक सर्वेंट्स there is a need to promote a culture of integrity, transparency and accountability in public ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
तो ये क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन क्या था देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि देखो बहुत सारा लिख दिया इसमें, तो आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको तो 150 नंबर में लिखना है और 250 में, तो आप इसको एक्स्ट्रा करके ये लिख सकते हो। कंटेंट ज़्यादा को छोटा किया जाता है, कम कंटेंट को ज़्यादा करने में थोड़ा सा समझना पड़ता है, कहाँ से लिखूँ क्या लिखूँ ये समझना पड़ता है, तो वो सब नहीं करना हमको। इंट्रोडक्शन रेडी है, बॉडी रेडी है, कंक्लूजन रेडी है, बट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, आंसर मिल जाएगा भाई। बिकॉज क्वेश्चन वहाँ पे लिखना, आंसर वहाँ लिखना नहीं होता, आंसर बना के जाना होता है, वहाँ पे छापना होता है दिमाग से। आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज़ की बात की हमने। हाँ भाई, कौन कौन से एसेंशियल वैल्यूज़ की बात की हमने देखा भाई। कमिटमेंट टू एथिकल बिहेवियर, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, प्रोफेशनलिज्म, ये हमने 10 एसेंशियल वैल्यूज़ की बात की। आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट एंड डिस्क्राइब दी वेज टू प्रिवेंट दी अनएथिकल बिहेवियर इन पब्लिक सर्वेंट। क्या क्या वेज थे भाई। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग किया इन टर्म्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है ना, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है भाई हमारे पास, सीवीसी है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की हमारे पास, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का। तो इस प्रकार से हमने आंसर लिखा एंड कंक्लूड किया अप्रोप्रिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज अ reliable source of input for rational decision making ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे इम्पैक्ट बताना है। रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू। ओके, द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू, क्रिटिकली इवेल्युएट विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, सो फिर से पढ़ते हैं। इम्पैक्ट इसकी बात करनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करनी है। सो इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू एंड क्रिटिकली इवेल्युएट विद सुटेबल एग्जांपल्स। हमको क्या बताना है भाई, यहाँ पे आंसर बताना है। सबसे पहले तो इनटू लिखेंगे, हम बात करेंगे अबाउट डिजिटाइजेशन और डाटा रिलेटेड टू इट। बॉडी के अंदर हम क्या दे सकते हैं भाई, हमारे पास जो स्टेटमेंट है, प्रोज एंड कॉस्ट दोनों बनाने हैं, है ना। डिजिटल टेक्नोलॉजी के हमारे पास फायदे ही बताने, बिकॉज क्रिटिकली इवेल्युएट बता गया है, दोनों पक्ष बताने हैं भाई। सो डिजिटल टेक्नोलॉजी एज इनपुट ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, है ना, रिलायबल सोर्स है कि नहीं, तो इसके प्रोज भी बताने हैं, इसके कॉन्स भी बताने हैं, एंड इसको क्या करना है, सब्सटेंशिएट करना है विद एग्जांपल्स। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर हम एक प्रोस्पेक्टिव, है ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक प्रोस्पेक्टिव व्यू, कुछ भी हो जाए एक फाइटिंग स्पिरिट जरूरी है, सो प्रोस्पेक्टिव वे अहेड देंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर से। आंसर में हमारे पास पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाई मेंशनिंग दैट जो इम्पैक्ट है डिजिटल टेक्नोलॉजी का एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ हाईली डिबेटेबल इशू, बिकॉज हमको पता है कि वाइल टेक्नोलॉजी हैज़ अनडाउटेबली रिवॉल्यूशनाइज द वे वी कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रोसेस डाटा, इट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू चैलेंजेस एंड कंसर्न। इस प्रकार से हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वाइल टेक्नोलॉजी revolutionized the way we collect, analyze and process data. It has also introduced new challenges and कंसर्न। सबसे पहले तो रोल बात करते हैं, रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन रैशनल डिसीजन मेकिंग। रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन रैशनल डिसीजन, रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन रैशनल डिसीजन मेकिंग। ओके, हम ये बोल सकते हैं कि ऑन दी वन हैंड डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो आसान बना दिया, है ना, मेड इट इजियर देन बिफोर टू कलेक्ट एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। इट हैज़ ऑल्सो एनेबल्ड बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल टू मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन, है ना। एनालाइज डाटा के ऊपर एक्यूरेट और इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में भी हेल्प किया है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, देखो 2 पॉइंट बताएंगे उसके एग्जाम्पल देंगे, है ना, बात बताएंगे उसके एग्जाम्पल देंगे, दोनों पक्ष बताने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, सी ऑन दी वन हैंड
digital technology has made it easier than before to collect and analyze large data quickly and efficiently. This has enabled business and government individuals to make more informed decisions based on accurate and up-to-date information that enable government and individuals to make more informed decision based on accurate and up-to-date information. For example, data analytics tool have enabled companies to track customer behavior and preference, allowing them to data analytics tool have enabled companies data analytic tools have enabled companies to track customer behavior and preference, allowing them to tailor their product and services to meet their customer needs. तो हमने ये पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया, प्रोस बताया यार, बट उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग में डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये इम्पैक्ट रहा है, बिकॉज इन इंडिया द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर देखें तो इंडिया इज प्रीडोमिनेंट इन एग्रीकल्चर कंट्री, ठीक है, एंड फार्मर्स स्ट्रगल विथ लो यील्ड, पुअर क्वालिटी इनपुट एंड लिमिटेड मार्केट एक्सेस. सो डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक एग्री बिजनेस और एग्री बाजार ना कॉर्पिन निंजा कार्ट उन्होंने हेल्प किया है फार्मर्स को टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड ठीक है. बट वाइल दिस प्लेटफॉर्म है पोटेंशियल टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर ना, हमारे पास कंसर्न्स भी हैं लाइक देयर इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो ये हम बता सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा हमने बड़े लेवल पर बात की, अब थोड़ा एग्रीकल्चर की बात करते हैं, रोल और इम्पैक्ट की बात करते हैं. डिजिटल platforms such as AgriBazaar, Corpin and Ninja Cart have emerged to address these challenges, providing farmers with access to real-time market information, weather forecast and input suppliers. ठीक है, ये सब है. लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि देखो पॉजिटिव्स तो हैं, साथ साथ
है ना। इनमें हमारे पास मैंने बोला कि देखो ये प्लेटफॉर्म्स जो है उन्होंने इम्प्रूव किया एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, बट देर आर ऑल्सो कंसर्न while this platform have the potential to improve efficiency, there are concerns about ऐसा लगता है improve efficiency and profitability of agriculture. There are concerns about the ownership of data generated by these platforms and the potential for third party exploitation. ये हो गया। नाउ कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन डिसीजन मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड नुआंस्ड इशू। बिल्कुल सही बात है। वाइल टेक्नोलॉजी हैज अनडाउटेबली ब्रॉट मैनी बेनिफिट्स, देयर आर कंसर्न्स about its reliability, biases and security, and as such it is important to approach the use of digital technology in decision making, है ना। एक कॉशन के साथ और हमको प्रायोरिटाइज करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्राइवेसी को। तो एक हमारे पास प्रोस्पेक्टिव वे अहेड देंगे राइट। Undoubtedly technology has brought many benefits, as such it is important to and they are also concern। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। Undoubtedly technology brought many benefits, there are also concerns, as such it is important to approach the use of digital टेक्नोलॉजी। देखो ये छोटा किया जा सकता है, मैं दो लाइन काट दूंगा तो छोटा हो जाएगा, बट हमको बड़े के हिसाब से चलना है यार। हमको चीज़ें समझते हुए चलनी है, जिस दिमाग में ज़्यादा कंटेंट रहे, लिख तो कम ही पाएंगे। सो एज सच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्रोच द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन डिसीजन मेकिंग विथ कॉशन। ध्यान से हमको डिसीजन मेकिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, एंड उसके जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको प्रायोरिटाइज करना चाहिए किस चीज़ों को, प्रायोरिटाइज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड तो इस प्रकार से हमने आंसर को लिखा भाई। आंसर क्वेश्चन क्या था, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू, क्रिटिकली इवेल्युएट विद सुटेबल एग्जांपल्स। से पहले शुरुआत में हमने बताया कि हाँ भाई चैलेंजेस तो लाया है, फायदा भी क्या है कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रोसेस करने में, बट हाँ चैलेंजेस भी लाए हैं। रोल की बात करें तो हमसे पहले तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता है भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ना। डाटा एनालिटिक्स से हम जल्दी से जल्दी तक क्या कर सकते हैं, है ना, कस्टमर के बिहेवियर को उसको पता कर सकते हैं, इसीलिए उसके हिसाब से हम उसके लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा कि भाई एग्री बाजार जो है, कॉर्पोरिंग जो है, निंजा कार्ड जो है, वो फार्मर को हेल्प किया है वेदर कॉस्ट को पता करने में, रियल टाइम मार्केट को पता करने में, है ना, इनपुट सप्लाईज को देखने में। बट उसके साथ चैलेंजेस हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी के चैलेंजेस हैं यहाँ पे। एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी तो लाया है, बट उसके साथ ओनरशिप के चैलेंजेस हैं, है ना, थर्ड पार्टी एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस है। लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि हमको क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को अच्छे से, प्रायोरिटाइज करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को एंड प्राइवेसी को। ओके
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? Beside domain knowledge, a public official need innovativeness and creativity of high order as well as while resolving ethical dilemmas. ठीक है, मतलब हमारे पास है ना नॉलेज के साथ साथ यहाँ पे इनोवेशन एंड क्रिएटिवनेस भी ज़रूरी है जब भी कोई एथिकल डायलेमास को रिजॉल्व करने की बात आती है, तो इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, सो फिर से पढ़ते हैं। बिसाइड डोमेन नॉलेज, अ पब्लिक ऑफिशियल नीड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ हाई ऑर्डर एज वेल क्रिएटिंग रिसॉल्व, है ना, वाइल रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? बाय मेंशनिंग अबाउट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन पब्लिक सर्विस। उसके बाद बॉडी में किसकी बात करेंगे? बॉडी में बात करेंगे अबाउट द एथिकल डायलेमास इन ईच सेक्टर, एंड हाउ टू रिसॉल्व दिस एथिकल डायलेमास। कंक्लूजन के अंदर क्या करेंगे भाई? कंक्लूजन के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ इनोवेशन बताएंगे। सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट इन टुडेज कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड public officials are often faced with ethical dilemmas that requires them to think outside the box। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग एथिकल डायलेमा बाय इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इससे पहले तो अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, पब्लिक officials had to make difficult decision about the allocation of resources such as hospital beds, oxygen supplies and vaccine, and this decision had to be quick and early and with limited resource often face intense public pressure। तो इस तरह के जो डिलेमास होते हैं, है ना, उनमें पब्लिक ऑफिसर को इनोवेटिवली एंड बोले तो क्रिएटिवली सोचना पड़ता है। ठीक है, this decision had to be made quickly and with limited resources, often in the face of intense public pressure।
ओके। अगर हम बात करें इसी समय की, तो देखो ये तो हेल्थ सेक्टर में बात कर लिया भाई। जैसे कि हमारे पास इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था इनोवेशन इन वैक्सीनेशन सेक्टर, जैसे कि वैक्सीन जो है हमारे पास डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन की बात की, जैसे कि टू इंश्योर वैक्सीन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली एंड एफिशिएंटली, है ना। इन एडिशन some states in India implemented door-to-door vaccination campaigns to ensure that vaccines were distributed equitably and efficiently। तो ये हमने क्या बात की, हेल्थ केयर सेक्टर में इनोवेशन कहाँ पे रोल है। अब हम बात कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में यार, कि इंडिया के जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पे हमारे पास इनोवेशन क्रिएटिविटी का क्या रोल है भाई। Public official have to make difficult decisions about what allocation of resources such as teachers, classroom, textbooks and this decision जो हैं वो सब पब्लिक प्रेशर के अंदर होते हैं, है ना। तो इनमें इथिकल डायलेमास आ गए। सो वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किए कुछ स्टेट्स ने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये बता रहे हैं हम। पब्लिक ऑफिशियल हैव टू make difficult decisions about the allocation of resources such as teachers, classrooms and textbooks, and to resolve this ethical dilemmas, public officials have to think innovatively and creatively। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स लाइक टीचर, क्लासरूम, इनोवेटिवली एंड क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, है ना, सम स्कूल्स इन इंडिया हैव implemented online education programs that allows student to access educational resources from एनीवेयर एनी टाइम। तो हमने हेल्थ सेक्टर एजुकेशन सेक्टर में बता दिया भाई, और ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। बट हम दो चीज़ को देख के हमारे पास 150 वर्ड में देना है, लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट द नीड फॉर इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी इन पब्लिक ऑफिशियल्स इज एसेंशियल पर्टिकुलरली व्हेन रिजॉल्विंग डिलेमास, है ना। जो हम बोल सकते हैं कि जो एग्जांपल्स हैं इंडियन हेल्थ केयर के एजुकेशन सेक्टर है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है भाई, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन कैन बी फाउंड इवन इन द फेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एंड इंटेंस पब्लिक प्रेशर। सो बोल सकते हैं जो हमने ऊपर में हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में बताया, द एग्जाम्पल फ्रॉम इंडियाज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर्स demonstrate that innovative and
creative solutions can be found even in the face of limited resources and intense public pressure। तो ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास। क्वेश्चन क्या था? beside domain knowledge, a public official need innovativeness and creativity of a high order as well while resolving ethical dilemmas. Discuss suitable examples। तो हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं हेल्थ सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, कोविड-19 का एग्जाम्पल दिया, वैक्सीनेशन कैसे किया, वो एक तरह से एक क्रिएटिविटी था डोर टू डोर वैक्सीनेशन का। एजुकेशन सेक्टर में जहाँ पे क्लासरूम टीचर्स एंड टेक्स्ट बुक की कमी थी, वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन जो प्रोग्राम है वो एक तरह से इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से इस आंसर को हमने कंक्लूड किया है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन्स। यहाँ पे कोटेशन दिया हुआ है यार स्वामी विवेकानंद का। एवरी वर्क हैज़ टू पास थ्रू हार्ट्स और हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग। दोज दैट प्रिजर्व्स और परसीव मतलब रुका रहना, ठीक है, परसिवरेंस वाला, परसीव विल सी द लाइट सूनर और लेटर, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। 150 वर्ड्स में हमको यहाँ पे आंसर लिखना है। फिर से पढ़ते हैं। एवरी वर्क हैज़ टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग। दोज दैट परसीव विल सी दी लाइट सूनर और लेटर। सो सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर ये एम्फेसाइज मतलब ये एक्सप्लेन करेंगे भाई परसिवरेंस होता क्या है उसको। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में बताएंगे परसिवरेंस होता क्या है। बॉडी के अंदर क्या करेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ परसिवरेंस के बारे में बताएंगे। इन डिफरेंट एरियाज एंड हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी देंगे भाई। ओके, कंक्लूजन के अंदर पॉजिटिव अप्रोच के साथ कंक्लूड करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। पहले तो एक्सप्लेन करेंगे कोटेशन को। ये जो स्वामी विवेकानंद का ये जो कोट है ये एम्फेसाइज किस पे कर रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस। किसी भी चैलेंज या फिर ऑब्स्टेकल को जब हम फेस कर रहे हैं तो ये इसके इम्पोर्टेंस को बता रहा है। ये बोलता है, ये कोट बोल रहा है कि देखो सक्सेस जो है एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है बट इट इज़ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड रेजिलियंस का ये रिजल्ट है। सजेस्ट दैट सक्सेस इज नॉट अचीव ओवरनाइट but rather through hard work, dedication and resilience। हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड रेजिलियंस। ना बॉडी के अंदर हमें बात कर सकते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंस है परसिवरेंस का इन इंडिया कैन बी सीन इन द कंट्रीज स्पेस प्रोग्राम। बिकॉज हमको इम्पोर्टेंस बताना है परसिवरेंस का। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिवरेंस इन इंडिया कैन बी सीन इन द कंट्रीज स्पेस प्रोग्राम। इंडिया से स्पेस प्रोग्राम जब 1960s में बिगिन चालू हुआ था, न्यूमरस चैलेंजेस थे, सेटबैक फील हुए थे, बट बाद में यहाँ पे इसने ऑब्स्टकल को है ना टैकल किया। इंजीनियर परसीव टू कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड हमारे पास आज जो रोबस्ट स्पेस प्रोग्राम है वो इसी की वजह से है। ओके, बिकॉज जब हमारा स्पेस प्रोग्राम 19
है ना, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम था ना, इंडिया स्पेस प्रोग्राम which began in the 1960s face numerous challenges and setbacks. Despite this obstacle, Indian scientists and engineers perceive and continue to work hard toward their goal of developing a robust space program. And this achievement, यहाँ पे बोल सकते हैं robust to work hard toward their goal of developing a robust space program. ओके, एंड इसकी वजह से जो अचीवमेंट हमको मिला, दिस अचीवमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक हमारे पास इम्पोर्टेंस का बता सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में जब हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो हमने बहुत सारे ऑब्स्टकल फेस किए, वायलेंट रिप्रेशंस फेस किए ब्रिटिश इन्वायरमेंट से। ओके, तो वो एग्जांपल लिख लेते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ द importance of perseverance in India can be seen in the country's struggle for independence from British colonial रूल, है ना। जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, इट फेस्ड व्हाट, ये बिगिन हुआ था, विच बिगिन इन अर्ली 20th सेंचुरी, फेस्ड, शुरुआत बहुत पहले से हो गया था बट यहाँ पे तेजी से, मतलब मेन एक लार्ज स्केल पे हुआ, विच फेस न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स इंक्लूडिंग वायलेंट रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश authorities and divisions among Indian political leadership. है ना। तो डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, इंडियन लीडर्स महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू persisted in their struggle for independence and forced the British to grant India its freedom. ओके, ये लिख सकते हैं। However, despite this challenges, Indian leaders such as Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru persisted in the struggle
for independence and that eventually forced the British to grant India its फ्रीडम इन 1947। इस सब से हमसे क्या समझ आ रहा है, लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड कंटिन्यूइंग टू परसिवरेंस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी जो है वो ओवरकम कर सकता है ऑब्स्टेकल को और अचीव कर सकता है ग्रेट थिंग्स। सो बाय फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ Swami Vivekananda and continuing to perceive in the face of difficulties, individuals and societies can overcome obstacles and achieve great success or great things। ओके, तो ये क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन क्या था? कोट था दैट एवरी वर्क हैज टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग ना, दोज दैट परसीव विल सी द लाइट सूनर और लेटर। स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले तो हमने परसिवरेंस का इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन किया कि भाई क्या बोलना चाह रहा है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, रेजिलियंस इज परसिवरेंस, है ना। हमने हमारे पास एग्जांपल दिया स्पेस, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का, है ना, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम का हमने एग्जाम्पल दिया, है ना। हमने एग्जाम्पल दिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट का कि कैसे वहाँ पे परसिस्टेंस जो परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस जो था वो हमको सक्सेस की तरफ लेके गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल एंड अनलेस वी ऑब्टेन पीस विद इन आवरसेल्व्स। फिर से पढ़ते हैं, वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल एंड अनलेस वी ऑब्टेन पीस विद इन आवरसेल्व्स, दलाई लामा ने कहा था। तो इस कोटेशन को हमको एक्सप्लेन करना है भाई। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे बताओ यार, तरीका वही रहेगा, पीस का मतलब बताएंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे कोटेशन को। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, बताएंगे कैसे इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हैव बीन एबल टू अचीव पीस, है ना। मतलब जब इनर पीस ले लिया तो कैसे उन्होंने कम्युनिटी और इंडिविजुअल ने पीस बाहर की दुनिया में ले आया, ये हम देख सकते हैं। इनर पीस से इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी पीस तक का सफ़र के बारे में बताएंगे एंड इसके साथ साथ एग्जांपल्स देंगे भाई। एंड उसके बाद कंक्लूजन में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पे कंक्लूड करेंगे। आंसर लिखते हैं भाई, इंट्रोड्यूस करेंगे भाई। सबसे पहले तो ये जो दलाई लामा का ये जो कोटेशन है, इट इज emphasizing about what? It is emphasizing about the importance of cultivating inner peace as a prerequisite for achieving a peace in the external world, है ना। दूसरे तरीकों में ये बोले हैं तो ये बोल रहा है कि want to create, है ना, if you want to create peaceful and harmonious society we need to work on ourselves and develop inner peace, compassion and understanding toward other। ऐसा बोल सकते हैं कि this statement by the Dalai Lama emphasizes the importance of cultivating inner peace as a prerequisite for
achieving peace in the external world. Okay, in other words, if we want to create a peaceful and harmonious society, we first need to work on ourselves and develop inner peace. Okay, ये लिखना जरूरी भी है यार, नहीं जरूरी, ठीक है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो न्यूमरस एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हमारे पास जब इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी पीसफुल अचीव कर पाए हैं, पीसफुल सोसाइटी अचीव कर पाए हैं, जब उन्होंने इनर पीस अचीव किया तो, है ना। प्रैक्टिसिंग ऑफ योगा एंड मेडिटेशन एग्जांपल की बात करें, प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन has been an integral part of Indian culture for thousands of years, and it is believed to help individual attain inner peace, clarity of mind and emotional स्टेबिलिटी। ऐसे ही एग्जाम्पल हम महात्मा गांधी का भी दे सकते हैं कि कैसे महात्मा गांधी को फादर ऑफ इंडियन नेशन कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल रेजिस्टेंस। ही बिलीव दैट ट्रू पीस कुड ओनली बी अचीव बाय कल्टिवेटिंग लव एंड कंपैशन विद इन वन सेल्फ एंड प्रैक्टिसिंग व्हाट, नॉन वायलेंस। तो लिख सकते हैं सिमिलरली महात्मा गांधी who is who was a strong advocate of non-violence and peaceful resistance. He believed that true peace could only be achieved by cultivating love and compassion within oneself. Okay, and by practicing non-violence in all aspect of life, ये सब लिख सकते हैं। सो ये महात्मा गांधी का एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं लाइक अहिंसा का यार, है ना। अदर एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना, हमारे पास जो डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फिर सोशल जस्टिस का जो रूट्स है, एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इंडियन फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिवनेस, कंपैशन, नॉन वायलेंस, जो कि बताता है पीस को प्रमोट करने के लिए, है ना, हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए। तो लास्ट एग्जाम्पल से कंक्लूड करेंगे, ठीक है। the Indian Constitution, which was adopted in 1950, is based on the principle of democracy, secularism and
सोशल जस्टिस, है ना, एंड दिस वैल्यूज आर rooted in the Indian philosophy of inclusiveness, compassion and non-violence, and they reflect the country's commitment to promoting peace and harmony. Okay, so last में conclude करेंगे by mentioning that the Indian culture of philosophy it is deeply rooted in the principle of cultivating inner peace, compassion, understanding toward other, and this has been reflected in various aspects of Indian life, including हमारा जो spirituality है, हमारा जो medicine है, politics है ना, and social movement है. So by following these principles, the principles of inner peace, compassion, understanding toward other, individual and community can create a more peaceful and harmonious society. ऐसे लिख सकते हैं. Thus by cultivating inner peace, compassion and understanding toward others, individual and communities can create a more peaceful and harmonious world. ओके, तो ये क्वेश्चन था भाई. क्वेश्चन क्या था? वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अनटिल एंड अनलेस वी ऑब्टेन पीस विद इन आवर सेल्स. तो ठीक है, हमने सबसे पहले तो पीस का मतलब बताया, मतलब पीस इनर पीस से एक्सटर्नल पीस लाते हैं. थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसी को हमने एक्सप्लेन किया स्टेटमेंट को. तो हमने जैसे योगा एंड मेडिटेशन का एग्जांपल दिया, महात्मा गांधी का एग्जांपल दिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल दिए, जहाँ पे ये बताया गया कि हाँ भाई बेसिक इंक्लूसिवनेस है ना, कंपैशन, नॉन वायलेंस से हम क्या कर सकते हैं, पीसफुल एंड हार्मोनियस इंडिविजुअल बना सकते हैं, इनसाइड को पीसफुल बना सकते हैं, जिससे आउटसाइड भी पीसफुल हो जाता है. लास्ट में कंक्लूड किया कि भाई हमको अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड अदर, है ना, जब इनर पीस लाएंगे, कंपैशन लाएंगे तो क्या होगा, हार्मोनियस वर्ल्ड बनेगा, पीसफुल वर्ल्ड बनेगा. सो इस प्रकार से हमने सेक्शन ए जो कि 2021 के मेंस पे GS4 एथिक्स में आया था वो हमने कवर किया यार. 6 क्वेश्चन थे.